आप सभी मित्रों का आज के इस सत्र में जिसका विषय है युवा आदिवासी लेखक, उनके विषय, मुद्दे और चुनौतियाँ, सबका स्वागत है। हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर मीणा, श्री माधु जी और जगन्नाथम सर का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में देश के ऐसे विद्वान हैं जो आदिवासी परंपराओं से और उनके विषयों से और उनके बीच में रहकर बड़ा काम कर रहे हैं और उनके मुद्दों को, उनकी बातचीत को, उनके विषयों को, उनकी परंपरा को और उनके तमाम समस्याओं को और उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, यानी उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनको समझ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। मूल बात ये होती है कि हमारे देश में यदि हम बात करें, हमारे साहित्य की बात करें, तो पुरातन परंपरा का बहुत बड़ा महत्व है और आदिवासी जो क्षेत्र हैं, आदिवासी जो हमारे देश के हैं, उनकी परंपरा पुरातन है और वे हमारे देश के मूल आधार हैं। उनकी परंपराएं हमारी परंपराओं से कितनी भिन्न हैं, उनका साहित्य कितना अलग है, हमारे और उनमें क्या समानताएं हैं, इस विषय पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश भाषाओं का देश है। देश की आबादी का हमारा जो मूल मुद्दा है, मूल क्षेत्र है, युवा हैं, वो 65% है। तो इन्हीं युवाओं को आदिवासी लेखक या युवा आदिवासी लेखक किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं, इस विषय पर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा को कि वे आएं और अपने विचार रखें। जोहार साथियों, युवा आदिवासी लेखकों के मुद्दों पे बात करने से पहले, क्योंकि हमारे काफ़ी युवा साथी पीछे बैठे हुए हैं और जो मेरे ख्याल से आदिवासी साहित्य से बहुत परिचित नहीं होंगे, उनको ये बताना ज़रूरी है कि आदिवासी साहित्य क्या है। साहित्य की बहुत बड़ी दुनिया है और पिछले वर्षों में उस दुनिया में आदिवासियों ने अपनी परंपरा को, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सामने लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है कि इतनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और जिसके बारे में बाहर का समाज ना के बराबर जानता है। युवा आदिवासी लेखकों के मुद्दों पर बात करने से पहले या आदिवासी साहित्य पर किसी भी क्षेत्र में बात करने से पहले उसकी मूलभूत आधार सामग्री के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम सब की समस्या ये होती है कि हमारे कुछ तय प्रतिमान हैं, उसके आधार पर हम चीज़ों को देखने के आदी हो जाते हैं। हम किसे अच्छा मानते हैं, किसे खराब मानते हैं, उन मानने के कारणों पर हम नहीं जाते और हम मूल्य निर्धारण की तरफ, एक वैल्यू जजमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है, पसंदीदा राइटिंग्स कौन सी है, किताब कौन सी है, कृति कौन सी है, तो आप एक ऐसी किसी कृति का नाम बताएंगे जो किसी बड़ी भाषा में होगी, जो प्रकाशित होगी, जो पुरस्कृत होगी, संभवतः पाठ्यक्रम में शामिल होगी या प्रशंसित होगी। हम उन रचनाओं से परिचित हो पाते हैं जिनसे हमें परिचित कराया जाता है और वो सब कुछ सायास है, जिन रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। हमने चाहे अनचाहे उन रचनाओं के साथ ये शर्त लगा दी है कि वही रचना हमारी पसंदीदा हो सकती है जो पब्लिश्ड हो। जाहिर सी बात है, प्रकाशित नहीं होगी तो आप उस रचना के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, और ना केवल प्रकाशित बल्कि किसी बड़ी भाषा में प्रकाशित। और जब बड़ी भाषा में कह रहा हूं तो उसमें हिंदी भी शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल है, तमिल, बांग्ला और देश की बड़ी भाषाएं, दुनिया की बड़ी भाषाएं शामिल हैं। जनरली हम पाठ्यक्रम के माध्यम से किताबों को जानते हैं या पुरस्कारों के माध्यम से, या हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने, अध्यापक ने, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ने कोई किताब रिकमेंड कर दी, उसको हम जानने लगते हैं या उसको पढ़ने की सोचते हैं। ये साहित्य को देखने का एक नज़रिया हमने विकसित कर लिया
कुछ प्रतिमान विकसित कर लिए और अक्सर उन्हीं प्रतिमानों को हम कृतियों पर आरोपित करते हैं और उसके आधार पर मूल्यांकन करके कृतियों का चुनाव करते हैं। लेकिन मित्रों, आदिवासी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आपको इन प्रतिमानों को छोड़ना होगा, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इन प्रतिमानों को लेकर चलेंगे तो समस्या होगी। और मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई किताब अगर किसी बड़े प्रकाशक के यहाँ से नहीं छपी है तो क्या आप दावे से कह सकते हैं कि वो अच्छी किताब नहीं है? कोई कृति अगर मैं कहता हूं छपी ही नहीं है, सिर्फ मौखिक परंपरा में विद्यमान है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं वो अच्छी कृति नहीं है? कोई कृति छोटी भाषा में है, किसी कृति को पुरस्कार नहीं मिला है, कोई पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो क्या वो अच्छी कृति नहीं होगी? आप दावे से कह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कह सकते। सबसे पहले आदिवासी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए साहित्य के तय प्रतिमानों को आपको तोड़ना होगा, तब आप सही ढंग से चीजों को देख पाएंगे। और आदिवासी साहित्य की आधार सामग्री, उसकी स्रोत सामग्री का आपको अध्ययन करना होगा, वो स्पष्ट रखनी होगी। वो ऐसे नहीं कि किसी पाठ्यक्रम में शामिल किताब को ही आप आदिवासी साहित्य की कृति माने, या कोई पुरस्कृत कृति को ही आप आदिवासी साहित्य की कृति माने, या कोई सूचीबद्ध रचनाओं को ही आप आदिवासी साहित्य की कृति माने। आपको आदिवासी साहित्य की पूरी परंपरा को उसकी स्रोत सामग्री के आधार पर देखना, पढ़ना, समझना होगा। और वो सामग्री को हम 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। एक पुरखा साहित्य की परंपरा है, जो मूल रूप से वाचिक या मौखिक परंपरा की सामग्री है। दूसरा आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की सामग्री है। और तीसरा गैर आदिवासी भाषाओं में साहित्य लेखन है। इस पूरी सामग्री को आप सामने रखेंगे तो पूरा सिनेरियो आपके सामने स्पष्ट हो सकेगा। अगर आप सिर्फ पाठ्यक्रम की किसी रचना या किसी एक भाषा की रचना या पुरस्कृत प्रशंसित रचनाओं के आधार पर आदिवासी साहित्य को समझना चाहेंगे तो गलत दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इसमें से युवा लेखकों के नजरिए से आप देखने की, समझने की कोशिश करें कि वो क्या लिख रहे हैं, उनके विषय क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या है। तो वो स्वयं उनमें से कई मुद्दे आदिवासी साहित्य के भी मुद्दे हैं, जिस वजह से इस 3 तरह की सामग्री में से युवाओं की सामग्री या युवा जिसमें दखल रखते हैं वो मुख्य तौर पर गैर आदिवासी भाषाओं में रचित रचनाओं से। पुरखा साहित्य से उनका बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं बन पा रहा, आदिवासी भाषाओं में वो लिख नहीं पा रहे। उनकी मातृभाषाएं आदिवासी भाषाएं हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं में प्रकाशन नहीं है, आदिवासी भाषाओं में पुरस्कार नहीं है, आदिवासी भाषाओं में वो सब कुछ जिसके लिए आजकल के लेखक लिखते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि भाई आप क्यों लिखना चाहते हो, क्यों लिखते हो आप, तो वो आपसे कहे ना कहे, किसी लेखक से आप पूछेंगे कि आप क्यों लिखते हो, तो वो अपने अंतर्मन में ये बात जानता है या जानती हैं कि वो ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए लिखते हैं, कोई पुरस्कार पाने के लिए लिखते हैं, कोई लाभ पाने के लिए लिखते हैं। जबकि साहित्य की ये बहुत सीमित समझ है, एक बहुत सीमित दायरा है। आदिवासी दुनिया में तो ये माना गया है कि साहित्य तमाम कला माध्यमों की तरह आदिवासी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। रामदयाल मुंडा तो कहा ही करते थे, नाची से बाची, जो नचेगा वो बचेगा। या नचने से तात्पर्य नाचना, गाना, बजाना, लिखना, सृजन करना, सब कुछ। इस मायने में तमाम कलाएं आदिवासी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। वहां लिखने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक अलग स्टडी रूम होना चाहिए जिसमें एसी लगा हुआ होना चाहिए, मुझे आज एक कहानी लिखनी है, एक कविता लिखनी है, ये टारगेट करके लिखा जाए। तो वो आदिवासी दृष्टि से लेखन नहीं है, वो साहित्य नहीं है। आदिवासी दुनिया में साहित्य जीवन का हिस्सा है। अब लेकिन युवा आदिवासी लेखकों के पास आप जाएंगे तो युवा आदिवासी लेखकों की बहुत बड़ी समस्या यह है
कि वे इसलिए लिखते हैं कि उनको लेखक बनना है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लेखक हैं, आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी भी हैं। अब आदिवासी लेखकों की समस्या यह है कि साहित्य की दुनिया में प्रतिमान तय कर दिए गए, जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। अब उन प्रतिमानों के आधार पर लिखना है। उन प्रतिमानों में क्या है कि आपका लेखन किसी बड़ी भाषा में होना चाहिए। पहली बात तो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप कविताएं या गीत या कथाएं गाते सुनाते हैं तो वो उसको साहित्य नहीं मानेगा बाहर का समाज। अब उसके साथ शर्त जोड़ दी गई कि लिखा हुआ होना चाहिए। उसके साथ शर्त जोड़ दी गई कि वो बड़ी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को सुनकर के थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन हिंदी या बांग्ला या तमिल या मलयाली या उड़िया किसी आदिवासी की मातृभाषा नहीं है। ये सब गैर आदिवासी समाज की भाषाएं हैं। आदिवासी युवा लेखकों को अपनी भाषाओं को छोड़कर इन भाषाओं में आना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सामने शर्त रख दी गई है कि आपको बड़ी भाषा में लिखना है। तभी आपको प्रकाशक मिलेगा, तभी आपको पुरस्कार मिल सकता है, तभी आपकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती है, और तभी आप महान साहित्यकार बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आदिवासी जीवन दर्शन में, आदिवासी संस्कृति में साहित्य का जो स्थान है, वहीं से वो आपको छोड़ना पड़ रहा है और आपको सायास लिखना पड़ रहा है, सोच समझ करके लिखना पड़ रहा है और दूसरे की भाषा में लिखना पड़ रहा है। अब दूसरे की भाषा में आप लिखेंगे, आप कल्पना कीजिए कि आप किसी भी क्षेत्र, मान लीजिए आपको पेंटिंग नहीं आती, पेंटिंग आपने कभी सीखी नहीं है, आप जानते नहीं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, तो आप पेंटिंग क्या करोगे? दूसरे की देखा देखी जो कोई कर रहा है उसके जैसा करने की कोशिश करोगे। तो अब गैर आदिवासी लोग जैसा लिखते हैं, आदिवासी युवाओं के सामने ये चुनौती आ गई कि उनको वैसा लिखना है जैसा गैर आदिवासी लिख रहे हैं। यानी उनकी कविता के पैरामीटर क्या है, उनके कहानी के पैरामीटर क्या है, या दूसरी किसी विधा के पैरामीटर क्या है, और उन पैरामीटरों पर खरा उतरना ताकि प्रकाशक आपकी किताब को छाप सके। अब उनके मन में आकांक्षा है कि हमारी किताब ऑक्सफोर्ड से छपनी चाहिए, राजकमल से छपनी चाहिए, वाणी से छपनी चाहिए, या किसी बड़े प्रकाशक के यहाँ से छपनी चाहिए। बड़ा प्रकाशक तो आपकी भाषा में छापेगा नहीं। बड़ा प्रकाशक तो आप अपने ढंग से प्रकृति के गीत गाएंगे तो छापेगा नहीं। बड़ा प्रकाशक तो वो छापेगा जो बिक सकता है। यानी आदिवासी युवा लेखकों के सामने ये लक्ष्य रख दिया गया है कि वो ऐसा लिखें जिससे कि वो बिकाऊ हो, उसको सेल कर सके, उससे प्रॉफिट प्राप्त कर सके। अब उस लेखन में मौलिकता कैसे रहेगी? उस लेखन में आप आदिवासियत कैसे ला पाएंगे? बहुत सारे आदिवासी लेखक और कवि हैं, उनकी कविताओं को, रचनाओं को जब पढ़ते हैं तो उनको ये सवाल अटपटा लगता है। जैसे कई बार मेरे कई मित्रों, क्योंकि मेरे हम उम्र कई लेखक लेखिकाएं कवि कवित्रियां हैं, उनसे जब मैं कहता हूं कि भैया आपके लेखन में आदिवासियत नहीं है, आप हिंदी के अच्छे कवि तो हो गए हैं पर आदिवासियत नहीं है। जो लय और ताल होना चाहिए आदिवासी जीवन का, जो दर्शन होना चाहिए, वो आपकी रचनाओं में नहीं आ पा रहा है। तो उनको बुरा लग जाता है कि आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, वो भी मंचों से आप हमारी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी मजबूरी है, ऐसा उनको इसलिए लिखना पड़ रहा है कि वो लेखक बनना चाहते हैं। और मित्रों, आदिवासी दर्शन के अनुसार लेखक बनना चाहना ये आदिवासी जीवन का और दर्शन का हिस्सा नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। वहां पर साहित्य, उसको अलग सायास आप प्रयास करके करेंगे तो वो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको अपनी भाषा छोड़नी पड़ रही है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन बात अगर कोई कहनी है तो आप अपनी भाषा में ही कह सकते हैं। दूसरी की भाषा में तो, जैसे जो भाषा नहीं आती, मैं आपसे कहूं कि आप चलिए फ्रेंच सीख लीजिए और ऐसे करिए, अगले महीने फ्रेंच में बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और वो भोपाल में ही मिलने वाला है। तो आप में हो सकता है कुछ लोग फ्रेंच सीख लें और टूटी फूटी फ्रेंच में कुछ लिख करके जमा कर दें, लेकिन उसमें वो बात नहीं हो सकती जो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच आपकी भाषा नहीं है। ऐसे हिंदी आदिवासियों की भाषा नहीं है, अंग्रेजी आदिवासियों की भाषा नहीं है, या और भी कोई भाषा जिनको हम बड़ी भाषाओं के रूप में जानते हैं, वो आदिवासियों की भाषाएं नहीं है। भाषाएं छोड़नी है, प्रकाशकों को हिसाब से लिखना है,
पुरस्कारों के हिसाब से लिखना है, तो आप आदिवासी जीवन दर्शन से, आदिवासी जो साहित्य की मूलभूत विचारधारा उसके खिलाफ, उससे दूर जा रहे हैं, तो उसमें मौलिकता नहीं आ पाएगी। अब कई लोग ये मान के चलते हैं कि आदिवासी साहित्य कोई लिख रहा है तो उसमें आक्रोश होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, जबकि पुरखा साहित्य में ये बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। क्योंकि वंदना जी ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है कि प्रतिरोध, आक्रोश, ये इन सब में अपने आप में समस्या है। जिस तरह से ये हिंदी साहित्य में और अस्मितावादी साहित्य में आए हैं, वो आदिवासी दर्शन तो रचाव और बचाव का दर्शन है। वो पूरी सृष्टि को बचाने का हिमायत है, वो अपनी सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता। आप किसी को पद स्थापित करके, किसी को उसकी कुर्सी से हटा करके अगर वहां बैठना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सत्ता के बदले में आप दूसरी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। आप वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे इसमें सब लोग साथ में मिलकर के बराबरी से रह सके। और आदिवासी समाज, आदिवासी दर्शन ऐसे स्पेस का हिमायती है, ऐसी दुनिया का हिमायती है जहां पे सब लोग साथ में रह सके, पूरी सृष्टि को हम बचा सकें। वहां पे सिर्फ मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। हम बड़े दावे से कहते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी में है, कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन आदिवासी दर्शन मानता है कि सिर्फ मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, सभी प्राणी महत्वपूर्ण है। ना केवल दूसरे जीव जंतु, बल्कि नदी, नाले, पहाड़, जंगल, सब कुछ महत्वपूर्ण है और सबको बचाया जाना जरूरी है। आज वही बात विश्व के सबसे बड़े मंचों में जैव विविधता के नाम पे हो रही है, या पर्यावरण को लेकर के अलग अलग जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, वहां पर जलवायु परिवर्तन और इन सब की बैठकों में वो बातें आ रही है कि हमने जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसको बचाया जाना जरूरी है। तो युवा आदिवासी लेखकों के सामने ये दो आदर्श हैं, एक तरफ जिसमें अपनी पुरखा परंपराएं हैं, जिसमें विभिन्न कला माध्यम है और उनका एक हिस्सा आदिवासी जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और दूसरी तरफ एक चकाचौंध की दुनिया है जिसमें निर्धारित शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर लेखन करना है। तो आदिवासी लेखकों को, जो जिनको हम सबसे संवेदनशील लेखक मानते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, चाहे आप कोई भी नाम ले, वे सब वो लेखक हैं जो इस द्वंद्व को, इसमें तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासी ढंग का लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि प्रकाशक उनको छापना नहीं चाहते, वो अपनी भाषाओं में लिखना चाहते हैं जिनमें प्रकाशन है नहीं। जो लोग तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदिवासियत को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए भी शर्तें वही है। वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने बाहरी समाज की शर्तें स्वीकार कर ली है और वो वहां पुरस्कारों के लिए लिखते हैं, उनके लेखन में आदिवासियत नहीं मिलेगी आपको। उनकी कविताएं, कहानियां सब उठा के आप देख लीजिए। तो आदिवासी, हमारे साथ में दो आदिवासी कवि भी यहाँ पे हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से भी बात रखेंगे। आप देखेंगे कि वो जद्दोजहद, वो कश्मकश उनकी रचनाओं में भी प्रकट होती है कि एक तरफ आदिवासियत और आदिवासी दर्शन है, जो पुरखा परंपराएं हैं जो उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, और सैद्धांतिक जो नैसर्गिक रूप से जिनसे उनका जुड़ाव है। दूसरी तरफ एक दुनिया है जो अपने नियम और शर्तों के साथ में आपको अकोमोडेट करना चाहती है। उनके बीच में आदिवासी लेखक फंसा है, यही उसकी चुनौतियां हैं, और इसको लेकर के हम बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद आपके सवालों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। हकीकत यही है दोस्तों कि ऐसा साहित्य जिसमें संवेदना हो, प्रामाणिकता हो, तार्किकता हो, जो हमारे मन को छूता हो, ऐसा साहित्य जो आदिवासियों के साहित्य की वस्तुनिष्ठता को अभिव्यक्त करता हो, और समाज के दर्शन हो, हमारे जीवन शैली के दर्शन हो, प्रकृति हो, गीत संगीत हो, नृत्य हो, उल्लास हो, यानी पूरी प्रकृति अपनी समष्टि में उस साहित्य में समावेश हो, यही आदिवासी साहित्य का हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। आइए, मैं बहुत आदर के साथ प्रोफेसर जगन्नाथम को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और हमारे आज के इस सत्र में अपने विचार रखें। धन्यवाद प्रशांत जी। अब गंगा सहाय को सुनने के बाद अब हम क्या सुनाएं। हाँ, फिर भी हम अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ बातें यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला अनुभव ये है कि मुख्यतः मैं फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में जाता हूँ, उनके जितने भी मौखिक परंपराएं हैं उनको
कंपेल करने की कोशिश करता हूँ। कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन। जब हमें ये इन्विटेशन मिला कि यहाँ पर आपको इस विषय पे बोलना है, इस विषय पे हम क्या बोलें हम, क्योंकि यह ऐसा विषय है, मतलब ये विषय उन लोगों के लिए लागू होता है जो आदिवासी पढ़ लिख गए और आज वर्तमान में अब रचनाएं कर रहे हैं, मतलब साहित्य के अनेक विधाओं में, जैसे उपन्यासों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो आज इन रचनाकारों की जो मूलभूत समस्या क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें उनकी लेखन में व्यक्त तो होती ही हैं। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, रचनाकार सिर्फ वही नहीं होता जो आज पढ़ लिख कर कलम पकड़ के एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर किसी भाषा के माध्यम से कुछ लिख रहा हो, किसी भाषा में कुछ लिख रहा हो, वही रचनाकार नहीं होता है। वो रचनाकार और भी हैं। जैसे अगर आप इतिहास में जाते हैं, हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? हमारे विश्व में कई ऐसी प्राचीनतम चीज़ें हैं जिनको देखकर हम उनके इतिहास का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे काश्तकार हैं। यहाँ पर मेरा आशय है काश्तकारों से, क्योंकि मैं बस्तर में फील्ड वर्क कर रहा था, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बस्तर में एक प्रथा प्रचलन में है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके नाम पर एक पिल्लर गाड़ा जाता है, मतलब एक स्तंभ को गाड़ा जाता है। वो लकड़ी का स्तंभ होता है। उस स्तंभ के ऊपर वह व्यक्ति अपने जीवन काल में जो जो काम किया है वो सारी चीज़ों को उखेरते हैं। अगर वो शिकारी है तो वो तीर धनुष चलाता हुआ उसका एक चित्र बनाएंगे। अगर वह एक अच्छा कृषि है, अनाज उगाने वाला होता है, या फिर मछली पकड़ने में माहिर होता है, मतलब उसकी सारी जीवन की जो विविध घटनाएं हैं, उन घटनाओं को उस पिल्लर के ऊपर उखेर कर उसकी याद में जहाँ पर उनको दफनाया जाता है वहाँ पर इसको गाड़ा जाता है। और उस तरफ से जब जो भी गुजरता उस पिल्लर को देखते हैं तो लोगों का आसानी समझ में आता है कि यह कौन है और उसका जीवन गाथा क्या है। तो यह पर एक सिंबॉलिक वे में उसके हिस्ट्री को वहाँ पर उकेरा। क्या हुआ रचनाकार जो उस पिल्लर पे गढ़ता है वो आज के रचनाकारों से कोई कम था? मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ा इतिहास ही हमारे सामने लाकर रख देते हैं। उसी प्रकार शैल चित्र जो हमारे पूर्वज जब गुफाओं में रहते थे, आप भोपाल के करीब में ही भीमबेड़का एक है, सारे लोग जानते ही होंगे, वहाँ पर बहुत सारे चित्र उकेरे हैं, राइट। गुफाओं में बहुत सारे पेंटिंग्स किए हुए हैं। जो पेंटिंग किए हैं क्या वो कोई रचनाकारों से कम थे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी नज़र में तो वो एक बहुत बड़ा इतिहास को हमारे सामने रख कर चले गए और आज भी हम उसको ढूंढने के, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को खोजने के प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार और कई ऐसे जो रचनाकार हैं जो आदिवासी जीवन को, उनकी विधाओं को, उनकी जो शैलियों को सामने लाकर रख रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे मूर्ति कलाकार मूर्तियों को बनाने वाले होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा परिश्रम लगता है। पहले वो उसका सांचा बनाएंगे, जो वैक्स होता है, वैक्स को मतलब बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो उसको बनाने में उसमें माहिर होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती ही है। क्योंकि उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी वेदनाओं को, मतलब अपनी चिंताओं को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, सर ये जो हम जो बना रहे हैं ये मूर्ति, हमें पता नहीं कि ये पूरी तरह खरे उतरेंगे या नहीं अंततः इस प्रोसेस में। ये वो प्रोसेस है जैसे एक माँ, मतलब कोई औरत गर्भ धारण करती है, अप टू डिलीवरी तक का जो जो स्टेजेस उसको मतलब पास करना होता है, वो फेजेस को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे उस औरत को या फिर मतलब उस कपल को पता नहीं होता है कि ये बेटा या बेटी होगी या बेटा होगा या फिर ये लूला होगा या लंगड़ा होगा। इसी प्रकार वो उस मूर्ति को बनाने के प्रोसेस में इस चिंता में रहते हैं कि
ये मूर्तियां भी आखिरकार एक उस तरीके से एक अच्छे शेप में आएंगी या नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मतलब बदलाव होने के संभावनाएं होती है। तो इस प्रकार से वो जब तक उस धातु को पिघलाएंगे नहीं, उस सांचे में नहीं डालेंगे, फिर उसको ठंडा नहीं करेंगे, फिर उस मट्टी को मतलब उसका जो भी प्रोसेस है, अंत तक पता नहीं चलता है कि इस मूर्ति में क्या कमी है। ऐसे ही कपड़ा बुनना, ये भी मतलब एक रचनाकार हैं। आप अधिकतर देख सकते हैं जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टॉल्स हैं, उसमें देखते हैं तो बहुत सारे कपड़े अपने आप में यूनिक है, अपने आप में कोई स्टोरी बताती है। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कपड़े बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोडिंग्स किए जाते हैं। मतलब ये आज की पीढ़ी को ये सारी चीज़ें जो पता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। तो मेरे नज़र में ये भी वो रचनाकार हैं जो उस समाज के इतिहास को, उस समाज की कहानी को कहते हुए नज़र आते हैं अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से। ऐसे ही पेंटिंग में जैसे वर्ली पेंटिंग है, या फिर बस्तर का गोंडी पेंटिंग है, या फिर भारत के अन्य आदिवासी जो पेंटर्स हैं जो अपनी कहानियों को मतलब अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने समाज के बारे में वो अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं उसको उस पेंटिंग के माध्यम से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का रचना शैली ही है। उसी प्रकार आप इस पेंटिंग को सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि आदिवासी गांव में जब जाते हैं तो उनके जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, मंदिरों के ऊपर भी कुछ प्रकार के सिंबल्स को वो पेंट किए हुए रहते हैं। वो पेंटिंग्स भी कई तरीके के अर्थों को प्रभावित करता मतलब बताता है। स्क्वायर में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, या कई अष्टभुज में रहेंगे। कई ऐसे पेंटिंग्स रहते हैं जो मंदिरों में रखते हैं और वो उसका अपना एक अलग ही अर्थ मतलब प्रदान करते हैं। अब उसके बाद आते हैं जो सबसे पहले रचनाकार थे, वो थे हमारे पुरखे। जैसे गंगा साहेब मीना बोले कि मतलब एक पुरखा साहित्य जो अलिखित साहित्य है, मतलब मौखिक परंपरा है। ये मौखिक परंपरा आगे आते आते जब मतलब आज तक हमारे पास पहुंची है तो इसमें कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे वंदना जी बैठी हुए हैं, वो भी कहते हैं कि अपना साहित्य रचाओ और बचाओ का साहित्य है। लेकिन जो आक्रोश की बात आती है, कहीं कहीं ये आक्रोशता मैं देखा हूँ मतलब अपने फील्ड वर्क के संदर्भ में। ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर जो आदिवासी समुदाय उस क्षेत्र में बाहरी मतलब मल्टीनेशंस कंपनियों के द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित मतलब दोनों अपने सरकारों के द्वारा, और क्योंकि उदाहरण के लिए नियमगिरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वेदांता बॉक्साइट के लिए पूरे पहाड़ियों को खोदना चाह रही थी, और उस समय जो आंदोलन चल रहे थे वहाँ की जो समुदाय है वह समुदाय अपने गीतों में पूरी तरह आक्रोश भरे गीत को ही वो गढ़ना शुरू किए। यह एक प्रकार की रचना शैली मतलब रचनाएं सामने उभरती हैं, हालांकि पुरखा साहित्य में नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान में जो वहाँ की समुदाय है वो उस गीतों में वो आक्रोश को व्यक्त करते हुए नजर आती हैं। ऐसे ही झारखंड में नेतरहाट के पठारों पर जो बॉक्साइट माइनिंग हो रहा था, वहाँ पर जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था तो वहाँ पर यह आक्रोश नहीं बल्कि वेदना और चिंता व्यक्त हो रही थी। मतलब अलग अलग शैलियों में, अलग अलग स्टाइल में वो अपनी कहीं आक्रोश के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे तो कहीं अपने दुखों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अपने दुखों को उस गीतों में व्यक्त कर रहे हैं। अब देखते हैं आज के जो लिखित आदिवासी साहित्य रचनाकार मतलब जो रचना कर रहे हैं, चाहे वो कविता उपन्यास और कहानियाँ तो बहुत कम है, कविताओं के माध्यम से कई लोग अपने भावनाओं को, अपनी जो फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ पर मैं समझता हूँ वहाँ अधिकतर वो अपनी वेदना, अपनी संवेदना प्रकृति के प्रति, प्रकृति के साथ हो रहे चीज़ों को मतलब उसमें व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने तरफ से जो मैं फील करता हूँ वो दार्शनिकता की कमी नज़र आती है। मतलब आदिवासियत और आदिवासियत जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी अपनी रचनाओं में बहुत कम दिखने को मतलब बहुत ही कम उभर कर सामने आ रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा मतलब ये समय और वक्त पे डिपेंड करता है कि
जहाँ पर वहाँ नियमगिरी के पहाड़ियों पे आक्रोश व्यक्त हो रहा है, ऐसे ही आज हम देखते हैं कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और गद्दी ट्राइब्स में भी आज हाल ही में जो हमारा आदिवासी गौरव महोत्सव जो कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे थे, वो वहाँ पर बहुत सारे गीतों की रचना, शेर व शायरी कर रहे थे। वहाँ का एक स्टाइल है शेर व शायरी करना, वो अपनी लैंग्वेजेस में, और वहाँ पर बिरसा के ऊपर गीत गा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। कल परसों ही मैं अपने फेसबुक पे देख रहा था, जो दोस्त हैं वहाँ पर वो पोस्ट किए हुए थे, वो बिरसा के ऊपर अपने शेर व शायरी कर रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि हम मतलब एकजुट हो रहे हैं सारे, मतलब हिंदुस्तान के हर राज्य से हम जुड़ रहे हैं। इसके पहले कोई मतलब ये समझ भी नहीं पाता था कि ये कश्मीर में जो गुज्जर, जो आखिर वो ट्राइबल कम्युनिटी है ही या नहीं, लेकिन आज हम एक जुड़ रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। तो मूलभूत रूप से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज के रचनाओं में चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन जो आदिवासियत है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी बहुत कम दिखने को मिल रहा है। अगर इजाज़त हो मैं अपनी एक कविता, ये जो कहते हैं ना स्वानुभूति वाली कविता, ये यही कविता है। जब हम पढ़ने के लिए बाहर निकले, मान लो गांव और अर्बन एरिया में तो चलता ही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन आदिवासियों के प्रति मुख्य धारा का समाज किस प्रकार से अपना नज़रिया रखता है, लेकिन वो नज़रिया यूनिवर्सिटी जाने के बावजूद भी वो पीछा छोड़ती नहीं है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, वहाँ का एक आप बीती मैं सुनाना चाहूँगा कविता के माध्यम से, क्योंकि मुझे देखकर, मेरे हाव भाव इसको देखकर तो लोग ऐसे ही बोल देते कि ये जंगली है। तो इसीलिए मैं उस कविता का नाम जंगली ही दिया हूँ। जंगली, घृणा भरा एक शब्द जंगली, सभ्य की दृष्टि में एक असभ्य जीव या फिर अंतरिक्ष का अनोखा प्राणी। तुम्हारी नज़रों में मेरा रूप जंगली, राग जंगली, कद काटी भी जंगली, मेरी भूख जंगली, भाषा जंगली, मेरी भावनाएं जंगली, मेरी संस्कृति जंगली, मेरे संस्कार जंगली और मेरी सरलता भी जंगली। कहते हो कि तुम, मैं दैत्य सा खाता हूँ, राक्षसों सा हंसता हूँ, दाना हूँ और ना जाने ऐसे कितने नाम, पर कभी देख ना पाए कि मैं कौन हूँ। गर्व है मुझे जंगल का हंस होने का, गर्व है मुझे मुझसे मेरा जंगल जुड़ने का, गर्व है मुझे मेरा जंगली होने का। थैंक यू। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जगन्नाथम। मित्रों, खुशी की बात है कि मैं अपने ज्ञान से मुझे ऐसा पता चला है कि युवा आदिवासी रचनाकारों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं, जिसमें जयपाल हन्ना राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि शायद कहानी, कविता और निबंध की विधाओं में दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में या कुछ अलगाव है या कोई तमाम बातें ऐसी हैं जो अलग करती हैं। सब एक हैं, सर्वजन एक है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी परंपरा और हमारी आधुनिकता जो भी हमें मिली है वो हमारी ज़मीन से, हमारी जड़ से ही आई है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अति प्रिय श्री राघवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने कल हमें बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और हमें बहुत हमारा ज्ञानवर्धन भी किया। आइए, आप आमंत्रित हैं आज के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। असंख्य धन्यवाद सोनी जी और मेरे आदरणीय फेलो स्पीकर्स गंगा जी और सुरेश जी। काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और जोहार, मेरा नमस्कार मेरे और राइटर्स हीरा मीना जी, स्नेह नेगी जी और वंदना टेटे जी को। मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री खास मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि शायद मेरे लाइफ में ऐसा कोई टीचर आया ही नहीं जो उस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ा पाता हो या उसकी ओर मेरी रुचि बढ़ा सकता हो। तो हालासी बात है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है एज लॉन्ग एज मेरी कंसर्न में। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो एक सेंसिटिविटी आदिवासी जब कह रहे हैं
वो गंगा जी कह रहे हो या मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहे हो, जब आदिवासी कह रहे हैं, वो एक ऐसा कोई एंटिटी नहीं है जो जा रहा है, वो एक आदमी एक औरत, वो नहीं है। मतलब इतने तरीके के, मतलब मैं तो इजीली बता सकता हूँ कि यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि उसे पता है कि हर तरह के आदिवासी को इंडिया में वो जानता है। इम्पॉसिबल है ये बात, क्योंकि जब आप ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कल कोई नाम लिस्ट कर रहा था तो मैं जाते वक्त कह रहा था कि अरे कितने तिमसुलाओ, कितने छूट गए उन नामों में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ बता दे। और सबसे बड़ी पॉइंट जो गंगा जी कह रहे थे, आप बता भी दोगे इतने राइटर हैं, और जो नॉन राइटर है उनका क्या, जो गा के चलेगा उनका क्या। तो द पॉइंट इज कि मुझे जब एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ पोएट, एंथ्रोपोलॉजी, जनस्वास्थ्य, ट्रैवलर, नॉट अ टूरिस्ट, ट्रैवलर, and someone who closely empathizes with everything around nature or my work, मुझे ये लगता है कि सारा नज़रिया देखते हुए कि एक अवेयरनेस जनरेशन की, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा तो आप कह रहे होंगे कि चैलेंजेस और ये क्या थी, क्योंकि ये कोई कैप्सूल नहीं है कि ये लीजिए ये ट्राइबल राइटर की चैलेंज, ये कैप्सूल खा लीजिए चला जाएगा कल से, ऐसा नहीं है। ये उसके पहले हमें कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो उसके बाद में भी कुछ बताना पड़ेगा, और ये एक डायलॉग है, डिस्कोर्स है जो चलता रहेगा। तो उस मामले में अवेयरनेस जनरेशन क्या है हमारे पास। हम सोच रहे हैं कि जैसे मैं अश्विनी जी से ही बता रहा था कि क्या हमें पता है कि जब हम आदिवासी डेटा देखते हैं तो माताओं के मेटरनल मोर्टेलिटी वो ज़्यादा है, टीबी या जख्मा जो भी कह ले, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, वो 3 गुना है आदिवासियों में। कैसे, क्यों, हमें पता नहीं है। तो इसके लिए क्या एक सेंसिटिविटी, एक कल्चरल रेपोजिटरी, अवेयरनेस जनरेशन। या किसी को आप पूछेंगे अरे वो तो वो खुकरी भूख के जा रहा है, अरे वो तो वहाँ ओयोक, गालों में कहते हैं ओयोक, ऐसे वो जो छुरी होती है छोटी वाली, या आप कोई भी शेप की हो, ठीक है, आप वो अरे वो तो कैरी कर रहा है, इतना डेंजरस है। अरे भाई, आपको वो छुरी देख के इमेज आ रही है अटैक की, पर उसको आ रही है जीवन शैली की। उसका कोई मतलब ही नहीं है अटैक करने से। ये थोड़ी कि आप उसके कुछ बोल दोगे या कुछ कर दो, खुकरी लेके आपके पीछे भागने लगे। ये जो मिथ, ये जो आइडियाज अबाउट एक कल्चरल सेंसिटिविटी हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं। हमारे जो कह रहे थे हमारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं वो, तो हम लाए कहाँ से वो। तो उसकी एक रिपोजिटरी जनरेट करने की बहुत ज़रूरत है पहले तो, ताकि कल्चरल सेंसिटिविटी बढ़े। तो कल हम वो बच्चे भी, शायद कुछ बच्चे तो मुझे सेम लग रहे हैं कल वाले, तो ये कंटिन्यूएशन क्लास ही है आप लोग के लिए। तो कि ट्रांसलेशंस जैसे वंदना जी की कुछ मैंने, तो ये ट्राइबल राइटिंग में सिंप्लिसिटी इतना ज़्यादा है कि वो डरावना सा लगता है कि हम जब वेस्टर्न पोएम्स, वेस्टर्न कॉलोनाइज्ड चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें लगता है इतना कॉम्प्लेक्स है ये। और जब एक आदिवासी गीत सुन लो या कोई नाविक का गान सुन लो या भाटियाली सॉन्ग सुन लो, तो आपको लगता है अरे लाइफ तो इतनी सिंपल है, मतलब सूरज उग रही है उसी के प्रोसेस में। और नॉट रिलेटिंग टू दिस ऑफ द बीट जाके एक सेकेंड, कि मुझे तो लगता है इतना डरावना सा हमने सोसाइटी को ही बांट दिया है। मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ बच्चों को तो बोलता हूँ 2 चीज़ों में बट चुकी है सोसाइटी। बच्चे हो तो मार्क्स ले आओ, नंबर ले आओ, नंबर ले आओ, नंबर ले आओ, नंबर ले आओ। बड़े हो गए पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। और कुछ हो बीच में तो बता दो, शादी वादी कर लो, ठीक है, बस उसमें भी कोई होल चीज़ उसी की। सो इट्स सो स्कैरी, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इंडिजिनस लाइफ इज़ अबाउट। इट इज़ अबाउट नथिंगनेस। इट इज़ अबाउट वो हमारे कितने ही हैं आपको बताएंगे, जस्ट ऐसे ही पीपली बजा के शाम को गाने गाना, ये एक कल्चर है। ये नथिंग, उससे कोई शेयर मार्केट नहीं बढ़ रहा, उससे कुछ स्टॉक में चेंज नहीं आ रहा, उससे आप जो आज भाग रहे हो मेंटल हेल्थ वो चीज़ है। वो मेंटल हेल्थ वो है जहाँ पे आपको वो नथिंगनेस, एक जो शांतता जिंदगी में चाहिए। आज आ रही है जापानीज फॉर्म मिनिमल लिविंग, अरे हमारी तो थी इंडिजिनस लिविंग ही मिनिमल लिविंग है। तो आज वो आप कह रहे हो कि चीज़ें कम खरीदो, अरे वो तो खरीदते ही नहीं थे। तो ऐसी वाली चीज़ें, आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर, पहले पॉइंट तो कल्चरल सेंसिटिविटी,
एक लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात जो है कि वो भी गंगा जी की एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि वो पब्लिशिंग की बात कर रहे थे, तो मैं मई में 13 में सलमान रश्दी वगैरह थे, बहुत अच्छा लगा था। तो एक ये यूक्रेन की वजह से ट्राइबल राइटर्स कांग्रेस यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, तो मैं न्यूयॉर्क में ही था तब, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। तो जब इंडिया की बारी आई बोलने की, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो जब आई तो मैंने ये पोएम पढ़ा, और इसका नाम है, इंग्लिश में है, मैं ट्रांसलेट इमीडिएट जैसे एक एक लाइन से करके बताता हूँ। व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट, पोएम का नाम ये है। क्योंकि आप देखोगे किसको जेलों में डाला हुआ है, कवियों को, आदिवासी ना गैर आदिवासी तो आएंगे, किसको जेल में डाला हुआ है, जो मोस्टली पीपल हु आर राइटिंग अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, फार्मर प्रोटेस्ट, ये वो। तो व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पोइट्री, कविता, अ मिया राइटिंग पोइट्री, एक मुस्लिम जो कविता लिख रहा है उससे, अ पोएम फ्रॉम अ दलित, एक दलित जो कविता लिख रहा है उससे, द सॉन्ग ऑफ एन असुर, एक असुर जो गाना लिख रहा है उससे या गाना गा रहा है उससे, एन आदिवासी हु कैन राइम, एक जो आदिवासी जिसको राइमिंग स्कीम पता है, जो अच्छे से कविता लिख रहा है उससे, LGBTQI+ पोएम्स, मतलब ये जितने जेंडर वाले, क्वियर वाले ये पोएम्स लिख रहे हैं, लेस्बियन, गे, इनसे डर लग रहा है आपको, इनकी कविताओं से? पोएम्स बाय वुमेन, औरतों की कविताओं से डर लग रहा है आपको? वुमेन पोएट्री ग्रुप सीक्रेटली मीटिंग एंड राइटिंग पोएट्री इन काबुल, काबुल में जो सीक्रेटली मिलके कविताएं लिख रहे हैं, उस टाइप के लोगों से डर लग रहा है? सोशल मीडिया पोएट्री से डर लग रहा है आपको? अरे सोशल मीडिया पे बड़ी पोएट्री हो रही है आजकल, उससे डर लग रहा है? अनपब्लिश्ड पोएट्री, पोएट्री जो पब्लिश नहीं हुई, उससे डर लग रहा है आपको? बैड पोएट्री, अरे खराब पोएट्री, ब्रैकेट में, विच इज एनी पोएट्री विच यू और योर गुरुस और चेलास हैव नॉट रिटन, ये हुई ना खराब पोएट्री। खराब पोएट्री क्या हुआ? अरे वो मेरे क्लाइंट का नहीं, वो खराब ही लिखता है ना? पोएम्स बाय नॉन ब्रांडेड राइटर्स, जिसका थप्पा नहीं लगा, हार्पर कॉलिन, रूपा। पोएम्स विच हैव नॉट बीन सोल्ड टू यू बाय बिग पब्लिशर्स, वोग मैगजीन और अदर मार्केट फोर्सेस, कविताएं जो आपके शक्ल में आके बेचे नहीं गए, वो कविताओं। Poems by children and teenagers that you can brush off as immature, बच्चों की कविताएं से डर लग रहा है, अरे ये तो बच्चा है, क्या लिखता होगा ये। अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्री से डर लग रहा है आपको? अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्री से। पोएम्स ऑन एट्रोसिटीज, हिस्ट्री एंड स्लेवरी, उन पोएमों से डर लग रहा है? स्लेवरी की पोएम्स से। पोएम्स बाय फार्मर्स, किसानों की पोइट्री से डर लग रहा है आपको? पोइट्री इन अननोन लैंग्वेजेस, जिन भाषाओं को हम नहीं जानते उन भाषाओं में कविताओं से डर लग रहा है हमें? स्लैम पोइट्री, जो परफॉर्मेंस पोइट्री आजकल चली हुई है। पोइट्री यू कांट कंट्रोल, जो पोइट्री जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पोइट्री से डर लग रहा है आपको? दैट दिस इज नॉट पोइट्री, क्या आपको ये डर लग रहा है ये कविता नहीं है? और आर यू जस्ट स्कैर्ड दैट ट्रूथ विल बी हर्ड, या आपको ये डर है कि सच्चाई सुनी जाएगी? ये कविता, ये कविता मुझे मौका मिला यूएन में पढ़ने का, तो मैंने यही पढ़ा, मतलब मौका भी नहीं मिला, मैंने चुरा लिया ज़बरदस्ती। हाँ, वो कहाँ देंगे आप? हाँ मंच, हाँ, तो इसीलिए तो छीन लो माइक जब खुल गई तो। और एक कल हम बात कर रहे थे, तो उसी पे बात करते हुए, बात को आगे बढ़ाते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है कविताओं से बातों को आगे बढ़ाने का। तो इनसाइडर आउटसाइडर व्यू की भी बात हो रही थी, मतलब आउटसाइड गेज और इनसाइड गेज, बाहरी कौन है अंदर कौन है। तो हम बोल रहे थे कि हाँ भाई, जो ऐसे आजकल है टोयोटा इनोवा लेके 4 दिन घूम लिए बस्तर दंतेवाड़ा या आसाम का कोई गांव या अरुणाचल का कोई जगह या हिमाचल के कोई किन्नौर की कोई गांव, तो उन्हें लग रहा है हम तो देख चुके हैं, हमें वो पता है, हम जानते हैं वो कैसे होता है वो चीज़। हाँ वो पता है, वो ट्राइबल आदिवासी एरिया में देखा है हमने, ऐसे होता है। तो आपको क्या लग रहा है वो म्यूजियम में है और वो ऐसे रखा हुआ है और आप देख के आ गए तो वो चीज़ वहाँ से बदलेगी नहीं, वो चीज़ चेंज नहीं होगी, या वही एब्सोल्यूट है या उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा या नहीं। ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टिव एंटिटी, राइट? मतलब कल्चर को हम जब कल्चर यूज भी करते हैं ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई डेड चीज़ है, नहीं, वो तो एवरी मोमेंट। आज कल्चर में क्या है, बच्चे वो देख रहे हैं यूट्यूब में राइम्स, ये एक्सेप्टेड था क्या 10 साल पहले 15 साल पहले? आज एक्सेप्टेड है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम कल्चर।
तो कल्चर इज अ वेरी पावरफुल कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंटिटी, बट एट द सेम टाइम देर आर नुआंसेस कल्चर के हैं जो हमें समझना चाहिए. आप अगर आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, आपका उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट थिंग इज व्हाट इज योर इंटेंट. मेरे को कोई अवार्ड नहीं मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि हाँ मैं आता हूँ उस पर अलग से. हाँ, तो क्योंकि आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, वो आप उसको मेंशन क्यों कर रहे हो. तो ये पोएम है एक सॉल्ट. हाँ, तो आप रिसर्च जानते होगे, तो ऐसे ही मेरी एक दोस्त हार्वर्ड और एमरी से आई थी, वो असम के चाय बागानों में काम करने चली गई. तो उन्होंने बोला कि औरतों में अनीमिया ज़्यादा है तो नमक कम करना चाहिए. ये ग्रुप, आई मीन रिसर्च, अगर रिसर्च से कोई है और कोई अगर नहीं जानता है, तो रिसर्च में क्या होता है, ये कुछ लोगों को ये दिया जाएगा, कुछ लोगों को ये दिया जाएगा, अब देखा जाएगा 6 महीने बाद क्या होता है. तो ये पोएम का नाम है सॉल्ट. तो वो कह रही थी सॉल्ट एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है. तो उनका वो चली गई, वो कभी इससे पहले वो कभी आसाम नहीं आई. तो मुझे इसलिए इस पोएम का याद आया कि ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे समाज में. तो पोएम का नाम है सॉल्ट, नमक. शी कम्स फ्रॉम हार्वर्ड और एमरी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या एमरी यूनिवर्सिटी से आती है. एक टोयोटा इनोवा लेती है तेजपुर के लिए, रिसर्च करने के लिए औरतों पे. एनस्लेव्ड इन टी गार्डन्स, ड्राउन्ड इन निमोकिया सा. वो सालों से, वो ब्रिटिश ज़माने से वो नमक वाला चाय पीती आ रही है. मतलब ड्रम होता है, उसमें बहुत पानी उबलता है, उसमें बहुत नमक होता है, उसमें चाय पत्ती होती है. निमोकिया सा वही है. तो ये औरतें निमोकिया सा पीती हैं. ये मैडम पहुंच गई वहाँ पे. शी डिवाइसेस एन इंटरवेंशन, divides the women in experiment and control groups, uses hand sanitizer as she explains to them. They get half the salt in their tea. ये मैडम आई है, ये कह रही है ये सॉल्ट, ये कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, इनको जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें सॉल्ट नहीं दिया जाएगा, ये सॉल्ट कम दिया जाएगा. वो शी टेक्स अ पिक्चर ऑफ द वैली, अ सेल्फी विद दोस वुमेन फॉर मेमोरी, एंड रिटर्न्स टू हर होटल टू फिनिश हर पेपर. Excessive salt causes anemia, hypertension and maternal mortality, she writes. उनको क्या करना है, आदिवासियों से कोई मतलब नहीं है, लैंडसेट में पेपर निकलना चाहिए मेरा. हाँ, उसका तो वो जाके वापस लिखती है एनीमिया, हाइपरटेंशन, मैटरनल मोर्टेलिटी से ये एक्सेसिव सॉल्ट से होता है. द टी ड्रम बॉयल्स, द टी वुमन इज टायर्ड ऑफ ट्रायल्स. ये चाय उबलती रही है, ये चाय चुनने वाली औरत टायर्ड है ट्रायल से. हर बैक इज पॉइजन्ड विथ आयरन एंड आर्सेनिक. उसका पूरा शरीर आयरन और आर्सेनिक से पॉइजन्ड हो चुका है, क्योंकि उतना ये दिया जाता है उसमें, मतलब स्प्रे किया जाता है चाय बागानों में, उतना पेस्टिसाइड ये सब. तो ऑलरेडी उसके पानी में आयरन आर्सेनिक है. Her back is poisoned with iron and arsenic. She wraps salt in a torn piece of paper, secretly ties to the end of her sari and secretly slips it into her tea. All she has is salt. तो वो क्या कहती है, जिसको कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया है, वो चुपके से अपने घर में पेपर में थोड़ा नमक लेके आती है और अपने चाय में डाल के पी लेती है. अरे नमक ही तो था उसके पास. तो ये पोएम थी. मतलब ये एक आउटसाइडर गेज वाली, जो आप बाहर से आते हो, हार्वर्ड और एमरी से देख लिया आपने, ओ ठीक है ये हम कर देंगे, देखो मैं कैसे कम कराती हूँ चाय बागानों के औरतों में असम के हाइपरटेंशन. तो ये एक बात है. तो एक जो हम एलाइज हो या ट्राइबल या यूथ राइटर्स हो, एक हमारा जो मैसेज होता है कि आपको कैसे भी हो, आप ये सोच रहे हो कि अगर ए पॉलिटिकल राइटिंग करोगे या आप ए पॉलिटिकल एंटिटी भी हो, तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है. आपने क्या शर्ट का कलर पहना है, और आपने कविता में हिबिस्कस के बदले जैस्मिन लिखा है, या आपने खाने में दाल खाया है या चिकन खाया है, सब में पॉलिटिक्स है, और वो पूरा चीज़ पॉलिटिक्स ही है. तो अगर आपको लग रहा है कि पार्टी चुनना पॉलिटिक्स है, नहीं, तो आपका एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल है एक तरीके से. तो ये जो ये था कि हाँ सॉरी, अच्छा बहुत ज़्यादा कागज़ बनी है. अच्छा, तो मैं आ रहा था, एक आमीन नाम की पोएम है. तो आमीन एक तो ये आमीन पोएम को, अच्छा समय शायद समाप्त हो गया ना, अच्छा ठीक है, हाँ 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, कोई बात नहीं. तो मैं जो पॉइंट बोलना है वो बोल लेता हूँ, ये सब चलता रहेगा, ठीक है. और मुझे जो लगता है ना कि अच्छा ये पोएम
छोड़ देते हैं। तो आप जब पोएम्स या ऐसे लिख रहे हो तो वो कह रहे थे कि मतलब क्या डिफाइन करता है, आप क्या डिफाइन करता है भूल जाओ ना, आपको क्या पोएम में डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं पर्सनली तो बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ कि आप मतलब मैं ये नहीं बताता क्या लिखना है, वो उद्देश्य नहीं होता, ये कि आर्ट से जो आप बता सकते हो बहुत सारी चीज़ों से नहीं बता सकते हो। सॉन्ग्स ऑफ द कार्बी हिल्स नाम का तो दो असमीस यंग लड़कों का मतलब मर्डर हो गया था कार्बी एरिया में, कार्बी आंगलोंग के जगह पे। तो वो एक सेंस ऑफ हेट्रेड सी बन गई थी कार्बी कम्युनिटी के कार्बी कम्युनिटी ऐसी है, मतलब वैसी है, जंगली टाइप के है, तो ऐसे हो गया था। तो हमने ये डिसाइड किया, मेरे और मेरे कार्बी पोएट दोस्त ने, कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा एग्जिस्टेंस आर्टिस्ट है। तो हमने एक किताब निकाला सॉन्ग्स ऑफ द कार्बी हिल्स। तो उसमें हमने 50 एक यंग पोएट्स को लेके एक एक पोएम लेके एक एंथोलॉजी बनाई, सॉन्ग्स ऑफ द कार्बी हिल्स। फिर एक कॉपी, मतलब जब मैं गया तो एक कॉपी शिकागो में रख। सो व्हाट वी कैन डू इज रिस्पॉन्ड थ्रू आर्ट्स एज आर्टिस्ट्स। हमारा काम है हर चीज़ में रिस्पॉन्ड करना। तो दिबांग वैली बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे डैम बनाने की बात कर रहे थे। तो हमारा पोएम ऐसा था कि मतलब, तो इस वर्कशॉप्स में आई ट्राई टू ओपन अप द इंटरनेशनल आर्ट सीन, मतलब क्या कर सकते हैं आर्ट से, और आर्ट किस लेवल पे ले जा सकते हैं, ये सब बातें। तो क्योंकि उसको वो बहुत ज़रूरी है, मतलब 15 को भी जनजातीय दिवस थी, तो हम बाक्सा में एक ही रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल है गवर्नमेंट की आसाम में, तो वहाँ पे हमने वर्कशॉप करी बच्चों के साथ, लाइफस्टाइल डिजीजेस पे बात करी, पोएम्स लिखना। तो इस टाइप की चीज़ें, फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए एक तो कोई भी ट्रांसलेशंस के लिए, ताकि मैं वंदना जी की पोएम्स और कोई सबकी पोएम्स ज़्यादा ट्रांसलेट कर पाऊँ। ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ताकि बिकॉज आपकी अवेयरनेस जनरेशन की जो मैंने पहले बात की वो कहाँ से जनरेट होगी, ट्रांसलेट करनी पड़ेगी ना। नहीं तो वो क्या करें, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, नहीं, आप अपनी भाषा में लिखिए, ट्रांसलेशन फंडिंग बढ़ाइए ना फिर, ताकि वो वॉइसेस ग्लोबल हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन फंडिंग आप बढ़ाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो आप अपने भाषा में लिखिए, मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे इतना ही पैसा चाहिए, मतलब मेटाफोरिकली कोई भी ट्रांसलेटर को, कि आपके गांव में आऊँ, आपके साथ रहूँ, वो चीज़ें समझूँ, कॉन्टेक्स्ट समझूँ, उसको ट्रांसलेट करूँ, और उसके ग्लोबली हम एक साथ, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट भी रहेगा, वो जो कह रहे हैं वो आइडेंटिटी वाली ये भी रहेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई थिंक नीड्स टू बी एड्रेस्ड। लोकल लाइब्रेरी मूवमेंट्स बनाया जाए, सो ये सब चीज़ें। और सपोर्ट, ये बमपाल जी तो चले गए, वो कह रहे थे यार मैं अपनी राइटिंग किसको भेजना है वो नहीं पता, एक सपोर्ट क्रिटिक ग्रुप बनाना, ट्राइबल आदिवासी सपोर्ट क्रिटिक ग्रुप। ये नहीं कह रहे तेरा राइटिंग बेकार है, ये नहीं चाहिए, अरे क्या करना चाहिए उसके साथ, कैसे एडिट करना चाहिए, कैसे एक बुक का फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत सारे देखोगे बुक का फॉर्म कुछ भी मैगजीन टाइप में आ जाती है, नहीं, अगर 5/8 है कौन बताएगा कौन। तो एक सपोर्ट क्रिटिक ग्रुप, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट, जैसे भी हो। तो ये एक लास्ट आप पोएम कैसे हो सकती है, पोएम कैसे भी हो सकती है, आप कैसे लिखना चाहते हो, ये बात है। तो ये है एक पोएम, इसका नाम है दिबांग डैम प्रोजेक्ट। तो ये है ना, इसमें मैंने एक कविता लिखी, पेंसिल, एक खाली कागज थी, उसमें पेंसिल से कविता लिखी मैंने दिबांग वैली पे, फिर उसको मिटा दिया मैंने, मिटा के पानी में डुबो दिया मैंने, फिर उसको यहाँ पे डाल दिया, फिर इस पे लिखा द ब्यूटिफुल हैबिटेट ऑफ दिबांग वैली, होम टू टाइगर्स, मिश्मी ताकिन्स, लेपर्ड्स, bears, squirrels, musk deers, has been carefully erased and submerged like this poem. तो ये कविता की तरह उसको अच्छे से मिटा दिया गया और पानी में डुबो दिया गया दिबांग वैली को। तो ये हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये हमें अच्छे से एम्पावर और अपने यंग राइटर्स को इंस्पायर करना चाहिए, ग्लोबल एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। क्यों हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के बच्चे ही मिले, हम भी उन्हें एम्पावर करें। थैंक यू। धन्यवाद माधु जी, बहुत अच्छा और सारगर्भित आपने अपना उद्बोधन दिया। और मेरी गुजारिश है कि जो आपने पहल की है कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें हम लोग क्रिएटर्स को शामिल करें, तकनीकियों को शामिल करें, ट्रांसलेटर्स को शामिल करें, तो आप पहल करें सर, हम आपके साथ हैं।